ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ वाले सेगमेंट पर हम लोग एक बार आ रहे हैं। ठीक है, और क्लास ट्वेल्थ के अभी हम सीक्वेंस में चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम अप्रोच कर रहे हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, सबसे पहले तो आपको अपने सीबीएसई को क्वालिफाई करना होगा। जो क्लास है आज की और जो ऑनगोइंग क्लासेस रहेंगी क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस को लेकर, वो प्योरली एनसीईआरटी ओरिएंटेड होगी। मतलब अभी जो मैं क्लास में डिलीवर करने वाला हूँ वो स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स तक हम लोग करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे ही फिनिश होती हैं उससे अगला टॉपिक आता है सोल्यूबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। ठीक है, उसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप हेनरीज लॉ को पढ़ेंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बट पहले ये वीडियो कंप्लीट अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सीबीएसई में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये जो क्लास है, हर एक क्लास जो हम कवर करेंगे, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर से क्या क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जैसे अभी जो हम क्लास करने वाले हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जो दूसरी क्लास है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, यानी कि सोल्यूबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, उसके अंदर हेनरीज लॉ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी तो एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको करनी ही करनी है। अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं, नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तो कहना ही क्या, तब तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, आप जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ, एडवांस के लिए नहीं होने वाला, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पर हमारे पास बहुत एक बड़ा संसार है डिफ़िकल्टी का, तो उसको उसके लिए आप इस वीडियो को ना देखें। बट ऑब्वियस सी बात है, एडवांस एग्ज़ाम तक भी जाना तो पहले मेन से होकर जाना होगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी का स्ट्रीम लिए हुए है और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हर उस बच्चे के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास से। प्योरली एनसीईआरटी अप्रोच रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशंस को शुरू करने से पहले जो मुझे पहली चीज़ आपको बतानी है वो क्या है, कि आखिरकार सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज सॉल्यूशन, तो पहले हमें सॉल्यूशन वर्ड से इंट्रोड्यूस होना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज बेसिकली नॉन रिएक्टिव होमोजेनियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिव होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances. Non-reactive homogeneous mixture of two or more substances is known as solution. ठीक है, अच्छा, लिखने की जहाँ तक बात है, तो आप साथ साथ नोट्स सुनाइए प्रॉपर। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और तो मैं पीपीटी बनाकर लाया हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास प्रॉपर हेडिंग्स हैं यहाँ पे, और आखिरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ लिखेंगे, और क्वेश्चंस की जब बारी आएगी तब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, यस और नो बोलो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज हम लोगों को करनी है। अभी सिर्फ ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन को डिफाइन किया है। ठीक है, मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन क्या है, नॉन रिएक्टिव होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या पहले डेफिनेशन क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, तो मिक्सचर नॉन रिएक्टिव हो, रिएक्टिव मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, रिएक्टिव मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। नॉन रिएक्टिव जैसे कि शुगर प्लस वाटर मिक्स करते हैं, बट वो नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, सर कोई रिएक्टिव मिक्सचर का एग्जांपल दीजिए।
रिएक्टिव मिक्सचर का देखो, रिएक्टिव मिक्सचर की जब बात की जाएगी, रिएक्टिव मिक्सचर का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे एसिड प्लस बेस। अब मिक्सचर तो ये भी है, मिक्सचर तो एसिड प्लस बेस भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन थोड़ी है, वहां पर तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहली बात जो आज की क्लास से हमने सीखी वो क्या है, वो क्या है कि केमिकल रिएक्शन इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज नॉट सॉल्यूशन। मैं इसको एक अलग पेज पर लिख देता हूँ, एक अलग पेज पर। हाँ, केमिकल नोट, पहला जो सूत्र है, पहली जो सीख आज की क्लास की वो क्या है कि केमिकल रिएक्शन इज नॉट सॉल्यूशन। केमिकल रिएक्शन इज नॉट सॉल्यूशन, या हम ये कह सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीका है, सॉल्यूशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, formation of solution is not a chemical reaction, is not a chemical reaction, formation of solution is not a chemical reaction। yes or no, पहली बात क्लियर हुई, yes or no? ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब जो दूसरी चीज हमें जाननी है वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ सॉल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, जो कोई भी सॉल्यूशन बनती है ना, वो दो चीजों से बनती है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट। अब ये सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, थोड़ी ही देर में मैं सोल्यूट और सोलवेंट पर आने वाला हूँ, एकदम भी चिंता करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर सॉल्यूशन को बनाते हैं। ठीक है, सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या, मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो पहली कैटेगरी है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो, दो कंपोनेंट। बाई का मतलब क्या है, दो, ऑब्वियस सी बात है, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, यस और नो बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सोल्यूट होगा, एक सोल्यूट होगा प्लस एक सोलवेंट होगा, एक सोल्यूट होगा प्लस एक सोलवेंट होगा, यस और नो। इसी प्रकार से टर्नरी सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है, टर्नरी सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है, यस और नो। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहां पर हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे, तीन कंपोनेंट, दो सोल्यूट, दो सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट, दो सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट, यस और नो। ठीक है, दो सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट, विजिबल है ना, यस और नो, विजिबल है ना, ओके। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग क्वार्टरनरी सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोले तो तीन सोल्यूट, तीन सोल्यूट, विजिबल है ना, विजिबल है, विजिबल है, कोई नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मुझे अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप शब्दों पर ध्यान दें। ठीक है, शब्दों पर, तीन सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट, तीन सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट, चेक करिए, विजिबल आई थिंक हो गया होगा ना, तीन सोल्यूट प्लस एक सोलवेंट। ओके, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहली क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशंस की, बाइनरी आया, टर्नरी आया, क्वार्टरनरी आया। ओके, क्वार्टरनरी आया, इस प्रकार से हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आती है अगली चीज हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन, सॉरी सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज डिस्टिंक्शन। ठीक है, देखो अभी हम सिर्फ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें सिर्फ बात करनी है लिक्विड सॉल्यूशंस की, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फेज डिस्टिंक्शन। इसके लिए मैं एनसीईआरटी की एक टेबल आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप की सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तीन टाइप की सॉल्यूशंस पॉसिबल है, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ना एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन देखना। ठीक है, ये टेबल हमें बहुत कुछ बताने वाली है। हम लोग ना जो टेबल्स हैं, जो डाटा है एनसीईआरटी के अंदर, उसको बड़ा हल्के में लेते हैं, हल्के में नहीं लेना, कुछ बहुत गहरी बात ये टेबल हमें बताने की कोशिश कर रही है। वो क्या गहरी बात है, जब भी सॉल्यूशन गैसियस है, ध्यान से देखो, सोलवेंट हमेशा क्या है, गैस, सोलवेंट हमेशा क्या है, गैस। जब सॉल्यूशन लिक्विड है तो सोलवेंट हमेशा क्या है, लिक्विड, चेक करिए, चेक करिए। ठीक है, और जब हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन है तो सोलवेंट भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताना चाहती है, ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताना चाहती है, लेट मी टेल यू। ठीक है, मैं नोट करके लिखता हूँ आज की दूसरी सीख हमारी क्लास से,
आज की दूसरी सीख नोट 1 क्या था हमारे पास, नोट 1 क्या था जो पहली सीख थी, नोट 1 ये था, नोट 1 ये था हमारे पास कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, जो हमने देखा था। ठीक है, अब ये नोट 2 क्या है, नोट 2 सुनना, नोट 2, नोट 2, नोट 2 ये है दैट सब्सटेंस विल बी सोल्वेंट, दैट सब्सटेंस will be solvent, will be solvent, that substance will be solvent whose phase, whose phase matches with, matches with phase of solution। oh my god, क्या बोल दिया सर आपने ये, that substance will be solvent, अच्छा एक मिनट आप, ठीक है सॉरी, ठीक है, that substance will be solvent whose phase matches with phase of solution। ये टेबल हमें यही तो बता रही है कि देखो सोलवेंट, अगर सॉल्यूशन गैसियस है ना, अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो सोलवेंट हमेशा गैस है, देखो सोलवेंट हमेशा गैस है, ध्यान से देखिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ध्यान से देखिए, अच्छा एक सेकंड रुकना, हाईलाइटर ने कंप्लीट ही कवर कर दिया है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ हाईलाइटर। क्या ये कलर विजिबल है, हाँ ठीक है, गैशियस गैशियस गैशियस, ओके। तो जब हमारा गैशियस सॉल्यूशन है तो सोलवेंट हमेशा गैस है, जब हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है तो सोलवेंट हमेशा लिक्विड है, जब हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है तो सोलवेंट हमेशा सॉलिड है। यस और नो, ये बात समझ में आ गई इस टेबल से, ठीक है, ये बात समझ में आ गई इस टेबल से, है ना। और नोट 2, नोट 2 यहाँ पर हमने देख लिया, नोट 2 क्या हमारे पास, दैट सब्सटेंस विल बी सोलवेंट हुज फेज मैचेस विद फेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चले हम लोग, वी आर गोइंग स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी। अगर आप एक सीबीएसई एस्पिरेंट है या आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, जेई एस्पिरेंट है, ये वीडियो इन तीनों ही बच्चों के लिए प्रोडक्टिव होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप एनसीईआरटी से भागकर कहीं नहीं जाओगे, ठीक है, जा भी नहीं सकते। एक बात बताओ ना, अगर तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या सोर्सेज हैं, क्या सोर्सेज हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ना, ये सुन लो। हो सकता है यू आर टेकिंग सम क्लासेस कोचिंग्स, ठीक है, वहाँ से आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिला होगा, वो करना है, ऑब्वियस सी बात है, वो अच्छा मटेरियल है, बट एनसीईआरटी भी तो पढ़ोगे ना। तो प्लीज़ अगर आप इन तीनों ही एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, समझें और सीखें। आगे चलें, आगे चलें बोले, चलिए अब हम चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पर। अगला टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स को सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन टर्म्स की जब हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सी टर्म्स है, ठीक है, जो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करें, ठीक है, दैट डिफाइन। एक मिनट कलर फिर से हम चेंज कर लेते हैं, हाँ आई थिंक ये कलर विजिबल रहेगा, लेट मी चेक, ठीक है विजिबल ना, हाँ, पैरामीटर्स दैट डिफाइन, parameters that define the composition of solution। oh my god, composition of solution, वो पैरामीटर्स जो composition of solution को डिफाइन करे, उन सभी पैरामीटर्स को हम कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं, या मैं ये कहूँ उन सभी पैरामीटर्स को कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर पढ़ते हैं। बोलो क्लियर, यस और नो। तो सबसे पहला पैरामीटर है मास परसेंट, ध्यान से सुनना, मास परसेंट क्या है, मास परसेंट को हम लोग W बाय W परसेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, W बाय W परसेंट, ठीक है। देखो अगर मास परसेंट को आपको सीखना है ना, तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ले लो, ठीक है, पहले मास परसेंट की डेफिनेशन और फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मास परसेंट क्या है, इट इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस, it is the mass of a substance, visible है ना, ओके, present in, present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, विजिबल है, ओके, मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग मास परसेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ना यहाँ पर दो बातें हमें जाननी होंगी, यहाँ पर दो बातें हमें सीखनी होगी, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे वापस आइए डेफिनेशन पे, 100 ग्राम सॉल्यूशन, एक तो इस वर्ड पर ध्यान देना आपको, ठीक है, और मास ऑफ सब्सटेंस। अब ना जब भी मैं कंसंट्रेशन टर्म टीच करता हूँ ना,
सबसे पहली मिस इंटरप्रिटेशन या सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, वो अपने माइंड में ये इमेज बना लेते हैं कि ना सॉल्यूशन हमेशा ही 100 ग्राम होगी। अरे नहीं, 100 ग्राम डेफिनेशन के लिए है। सॉल्यूशन 200, 300, 350, 50,000 ग्राम कुछ भी हो सकता है, यस और नो, ठीक है। तो ये सिर्फ मतलब डेफिनेशन के लिए है। आइए आते हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से हमारा, मैंने कहा मास परसेंट की रिप्रेजेंटेशन है ये, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ग्राम में लेना मास, ठीक है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि अगेन ग्राम में होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इन 200। मतलब जो सिंपली हम लोग परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं वही लगाना है, कोई नया काम नहीं करना है, यस और नो। ये हमारा W/W परसेंट आ गया है, क्या गया है, W/W परसेंट। एक बार इसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं। जैसे इसके लिए क्वेश्चन भी मैं अभी लेकर आऊँगा थोड़ी देर में। लेट मी शो यू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन से ही सीखते हैं। लेट मी चेक, मुझे जहाँ तक याद है इसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था। हाँ, इस क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया है, डेफिनेशन देख लिया है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो। आपके सामने क्वेश्चन है, प्योरली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को सीखिए एक बार। क्या कहा है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन बताइए, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, C6H6 और CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि क्या करना है, जो करने के लिए कहा है वो कर दो। एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लो, दोबारा देखो। क्या है मास परसेंट, मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैंने पहली बात क्या बताई कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो जरूरी नहीं है, डेफिनेशन के लिए 100 ग्राम है, ओके। फिर फॉर्मूला क्या है, यहाँ से फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये लो हाईलाइटर, ये लो मैंने हाईलाइट कर दिया फॉर्मूले को भी। और अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं क्वेश्चन की स्क्रीन वापस लेके आता हूँ, 2 मिनट रुको। क्वेश्चन पे आ जाइए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या करेंगे आप, वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्या कहा है, मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकालना है आपको एंड CCl4, दोनों का ही निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है और CCl4 निकालना है, ओके, CCl4 निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, if 22 gram of benzene is dissolved in, if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4, ठीक है। तो सबसे पहले मास परसेंट ऑफ बेंजीन, मास परसेंट ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यस और नो, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, बोलो कोई डाउट, ठीक है। तो बस इसको हमें अप्लाई करना है और हमें सोल्व कर देना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट करनी है, मास ऑफ बेंजीन कितना है बताइए, मास ऑफ बेंजीन है 22 ग्राम, ठीक है। 22 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, यस और नो प्लीज, यस और नो प्लीज, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सोल्यूट सोलवेंट की बात ही नहीं करनी, ऑब्वियस सी बात है, दो कंपोनेंट है, कोई एक सोल्यूट होगा कोई दूसरा सोलवेंट, हमें मतलब ही नहीं है कौन सोल्यूट कौन सोलवेंट। तो दोनों का मास ऐड कर देते हैं, 22 ग्राम, 22 प्लस 122, बोलो 22 प्लस 122 ऐड कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी, 144 ग्राम आ जाएगी, बोलो 144 ग्राम आ जाएगी, 144 ग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो अगेन ऊपर, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे अगेन वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, हाँ ठीक है, सुनना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 144 ग्राम आ गया ना,
22 था हमारा बेंजीन का, 144 टोटल आ गया, इनटू 100 कर दो, ये क्या आ जाएगा, मास परसेंट ऑफ बेंजीन, मास परसेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन C6H6 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, ऐसा नो, ठीक है। आप एग्जाम में प्रॉपर सोल्व करोगे, वैल्यू निकालोगे और वहां से आपका आंसर आएगा, यस और नो। इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15.2%, 15.2%, यस और नो प्लीज, 15.2% यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर को, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 15.2। अब हमें निकालना है मास परसेंट ऑफ CCl4, CCl4। अब CCl4 के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, CCl4 का मास जो कि 122 है अपॉन 144 इंटू 100, ठीक है। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की नीड नहीं है, ठीक है, आपको इतनी मेहनत करने की नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे एक लेट से एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है एक, उस कंटेनर के अंदर क्या बोला गया है, इन दिस कंटेनर देर आर टू थिंग्स, एयर प्लस वाटर, ठीक है, 80% इज वाटर, तो एयर कितनी बची, ऑब्वियसली बात है 20% एयर, यस और नो। तो सिंपल सी बात है ना भाई, अगर बेंजीन 15.2% है तो जो बच गया वो क्या है, CCl4, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि मिक्सचर में दो ही चीजें हैं, बेंजीन है और CCl4 है, बेंजीन है और CCl4 है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ओके। तो अगर 15.2% बेंजीन आ गया है तो मास परसेंट ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, 100 माइनस 15.2, 100 माइनस 15.2, ये हमारा आंसर आ जाएगा मास परसेंट ऑफ CCl4। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 84.8% आएगा, कितना आएगा, 84.8%। बताइए कोई आपत्ति, कोई समस्या? क्या आपको ये क्वेश्चन NCERT का क्लियर हो गया? हमने कंसंट्रेशन टर्म ले रहे हैं हम लोग, साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, हाँ ना बताइए, कोई समस्या? आगे चले, आगे चले। तो ये पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने मास परसेंटेज देख ली है, ठीक है। अब यहाँ से सीखने वाली बात क्या थी, अगेन नोट 3, नोट 3, 100 ग्राम इज जस्ट फॉर डेफिनेशन, 100 ग्राम इज जस्ट फॉर डेफिनेशन। देखो मैं जो नोट बता रहा हूँ ना वो तुम्हें एकदम मोक्ष ला देंगे, ठीक है, एकदम मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। मैंने 3 नोट लिखवाए, नोट को जरूर देखना ध्यान से आखिरी में। नोट 3 क्या है, 100 ग्राम इज जस्ट फॉर डेफिनेशन बताना। नोट 2 क्या था, नोट 2 क्या था, दैट सब्सटेंस विल बी सॉल्वेंट, दैट सब्सटेंस विल बी सॉल्वेंट हुज फेज मैचेस विद फेज ऑफ सॉल्यूशन। नोट 1 क्या था, नोट 1 क्या था बताना, नोट 1 था फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप मेरे साथ हैं, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चले। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने सीख ली है। अगली कंसंट्रेशन टर्म है मास वॉल्यूम परसेंट। बोलो आगे चले, मूव ऑन करें, क्या हम लोग मूव ऑन करें, क्या हम लोग मूव ऑन करें, बोलो। मास वॉल्यूम परसेंट। अच्छा एक और बात, मास परसेंट की यूनिट क्या होगी ना, W/W%। ये क्या बताओ, ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस। ऊपर भी ग्राम था, नीचे भी ग्राम था, ग्राम से ग्राम गया, यूनिट लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। आगे चले बताइए, आगे चले। हम प्योरली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी मत खोलो। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ पा रहे, अच्छे से बस जितनी वीडियोस में डालूंगा ये देख लो, ब्लाइंडली कुछ कहीं और मत जाओ, कहीं और में जाने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, मास वॉल्यूम परसेंट। मास वॉल्यूम परसेंट की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, W/V%, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है, सुनना ध्यान से, इट इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस, it is the mass of a substance, it is the mass of a substance present in 100 ml of solution। हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो 2-3 सीखने वाली बातें, सबसे पहली बात W/V% की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो, ग्राम पर ml हो जाएगी, ग्राम पर ml हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी, ग्राम पर ml हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ क्या है, दूसरी बात यहाँ क्या है कि हमारे पास ना, अभी आगे चल के आएगा ये टॉपिक, बट बता देता हूँ मैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को भी हम लोग 2 कैटेगरी में तोड़ते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जहां पर भी वॉल्यूम वाला टर्म आ जाएगा ना, वो सभी क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट।
तो ये क्या हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। जहाँ वॉल्यूम नहीं होगा वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जैसे W/W% क्या था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लिख देते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यस और नो बोलिए, कोई आपत्ति, कोई समस्या है ना? चले आगे, चले आगे, सुनना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है ये, इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर ml है, ठीक है। अब इसके अगेन कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं, कोई क्वेश्चन, लेट मी चेक, आई थिंक इसका भी क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके, ठीक है। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस को हम बाद में लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेना है, मास को ग्राम में लेना है, ओके। फिर आता है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, V/V%, V/V%, ओके। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात खत्म, सिंपल सा मामला है। वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या बनाएंगे, V/V% इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, ये ml में होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि अगेन मिलीलीटर में होगा, इनटू 100, यस और नो, ठीक है। तो पहली बात क्या, यूनिट लेस होगा, यस और नो, क्योंकि ml से ml कट जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, यस और नो प्लीज बताइए, ठीक है। मुझे क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम आ गया है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और यूनिट लेस, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पे, बताइए, बोलिए प्लीज, बोलिए प्लीज, आगे चले। फिर आता है हमारे पास अगली कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी। तो हमने मास बाय मास परसेंट देख लिया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट देख लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट देख लिया, ठीक है। आगे चले बोलो, आगे चले बोलो, बताइए आगे चले, हाँ ना, कोई आपत्ति। तो मोलैरिटी क्या होता है, सुनना ध्यान से, मोलैरिटी, इट इज द, पेन रख दो, ठीक है, सिर्फ सिर्फ समझिए पहले, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, ओके। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा सुनना ध्यान से, पीछे जो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स गई है, मैं एक कॉमन चीज मुझे वहां बतानी है। जब मैंने वॉल्यूम परसेंट की बात की, मैंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। जब मैंने बात की किसकी, मास बाय वॉल्यूम परसेंट की, वहां भी मैंने क्या कहा, मास ऑफ सब्सटेंस। उससे पीछे जब आई मास परसेंट पे, वहां भी क्या कहा, मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या है, मास परसेंट की बात कर लो, मास वॉल्यूम परसेंट की बात कर लो, या वॉल्यूम परसेंट की बात कर लो, वो तीनों ही पैरामीटर्स आप सोल्यूट के लिए भी निकाल सकते हो और सोलवेंट के लिए भी निकाल सकते हो। लेकिन जब मैं मोलैरिटी पर आया, जब मैं मोलैरिटी पर आया, मोलैरिटी में मैंने क्या देखा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये सिर्फ सोल्यूट के लिए बात होगी इसकी, सोल्यूट के लिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सब्सटेंस नहीं है, ये सुनो। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, लीटर्स में हमारा वॉल्यूम होगा, यस और नो। तो सबसे पहली बात, मोलैरिटी की यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर, बोलो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर विजिबल है ना, मोल पर लीटर, ओके, मोल पर लीटर बनेगी, ठीक है। ये हमारा मोलैरिटी का यहाँ से फॉर्मूला आ गया है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं,
इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ओके, यस और नो। चले आगे, आगे चलें, यस और नो, आगे चलें। तो ये चीज़ थी यहाँ पर, ये चीज़ थी। इसका क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं एक बार। मोलैरिटी के लिए तो है आई गेस क्वेश्चन। हाँ, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए 1.3 हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए इसको, ठीक है, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है प्योरली। चले, चले, चलिए सुनिएगा, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस निकालना है आपको। सबसे पहले 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए सुनना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, आपको मैं हिंट कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आपके लिए मैं। कोबाल्ट का जो आप मोलर मास लोगे ना, वो आप लोगे 59, ठीक है। नाइट्रोजन का तो पता ही आपको 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। देखो देखो देखो, यहाँ 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 यहाँ, पहले तो इसको ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। सुनना, जब बात करेंगे मोलैरिटी की, पहली बात तो मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट कितने होंगे। गिवन मास, कितना मास है 30 ग्राम अपॉन मोलर मास। कोबाल्ट का मास है 59 प्लस नाइट्रोजन का है 14, और 14 को इंटू 2 करेंगे क्योंकि NO3 का ट्वाइस है, चेक करो NO3 का क्या ट्वाइस। ऑक्सीजन का 16, 16 थी 48, तो प्लस में 48 अगेन इंटू 2 करेंगे क्योंकि O3 है, यानी कि 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर वाटर का जो मास होता है वो होता है 18, 18 इंटू 6, यहाँ से आएगा आपके मोल्स, ये एग्जैक्ट मोल्स आएंगे, ठीक है। ये सुन लो, हाइड्रेटेड फॉर्म है हमारी कोबाल्ट नाइट्रेट की, तो आपको पानी का भी मास ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड करोगे और सोल्व करोगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, मैं कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूँ। 59 प्लस 28 प्लस 48 इंटू 2, जो कि हो गया 183 प्लस 90 प्लस 90। ओके, यस और नो बोलो, बोलो। सॉरी 90 नहीं, 108 है ना, 18 5 से 90 होता है, 18 6 से 108, तो 291 आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। कोई कैलकुलेशन एरर रहे तो आप मुझे बता सकते हैं बाद में, ठीक है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट सीखना, कहीं पर हल्का फुल्का एरर कभी भी हो सकता है, ऑल्दो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो एरर ना हो। विजिबल है ना, हाँ 30/291 लिखा है, ठीक है। ऑल्दो मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं कोई एरर ना हो, बट अगर कहीं हो जाता है बाय चांस, तो वी ऑल आर ह्यूमंस, ए टीचर इज ऑल्सो एन ह्यूमन, ए ह्यूमन, ओके। तो 30/291 ही आ गया है, तो 30/291, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.103, कितने मोल्स हैं 0.103 मोल्स है। हमें निकालनी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए क्या करेंगे, मोलैरिटी के लिए क्या करेंगे, 0.103 मोल्स हैं, और वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर, 4.3 लीटर, तो 0.103 डिवाइड बाई 4.3, ये वैल्यू आ जाएगी 0.023 मोलर। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, बताइए। अच्छा एक और चीज, एक और चीज पीछे जाके मैं बता देता हूँ पहले, क्या चीज, मोलैरिटी में, हाँ हमारी यूनिट क्या है मोल पर लीटर है ना, मोल पर लीटर दिख रहा है ना, मोल पर लीटर विजिबल है ना, हाँ। इसको हम बोलते हैं मोलर, क्या बोलते हैं इसको मोलर, मोल पर लीटर को ही हम लोग मोलर बोलते हैं।
वापस आओ क्वेश्चन पे, वापस आओ क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये 0.023 मोलर यहाँ पर हमें मिल गया है मोलैरिटी। ठीक है, अब जो पार्ट बी है उसको और ट्राई करो एक बार, फिर हम लोग उसको भी देखेंगे, फिर हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, करिए, कुछ भी नहीं, एकदम फालतू सवाल है, कुछ भी नहीं, एकदम एकदम फालतू सवाल है, बताइए। तब तक मैं कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लेता हूँ जो भी हमने किया। हम्म, आई थिंक कोई एरर तो हमने नहीं किया लास्ट क्वेश्चन में, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, चलें, डन। तो पार्ट बी क्या बोल रहा है, पार्ट बी देखो, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 है, उसको डाइल्यूट किया 500 ml तक। अब ना यहाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन ना मुझे, बच्चे जो क्रैम करते हैं ना, मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं, मैं बताता हूँ एक बार। ठीक है, देखो सुनो, वो क्या करते हैं, वो एक फॉर्मूला रट के आ जाते हैं, M1V1 = M2V2। क्या रटा मार रहे हो, सीखो एक बार चीज को, सीखना मीन है, सीखना मीन है। क्या कहा है क्वेश्चन पे, वापस आओ। 30 ml लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, 30 ml नीचे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको अभी विजिबल नहीं होगा, 2 मिनट में विजिबल होगा। 0.5 मोलर H2SO4, 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, डाइल्यूटेड टू 500 ml। ठीक है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना यहाँ क्या हो रहा है। मेरे पास 30 ml H2SO4 है जिसकी मोलैरिटी 0.5 मोलर है। ठीक है, अब 30 ml है जिसकी मोलैरिटी 0.5 है, उसको डाइल्यूट कर दिया है 500 ml तक। तो पहली बात तो सुनो, पहली बात तो सुनो, 0.5 मोलर का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों बता रहा हूँ। 0.5 मोलर का मतलब क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या मैं 1 लीटर की बजाय 1000 ml सॉल्यूशन बोल दूं, एक ही बात है, यस और नो। तो 0.5 मोलर का मतलब है 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन। प्लीज मेरे क्वेश्चन करने की अप्रोच देखो, अगर 1000 ml में 0.5 मोल है, अगर 0.5 मोल है 1000 ml में, एक बात बता, एक बात बता, 1 ml में कितने मोल होंगे, 1 ml में कितने मोल होंगे, 0.5 मोल है 1000 ml में, तो 1 ml में कितने मोल होंगे, 1 ml में हो जाएंगे 0.5/1000 मोल। बोलो यस और नो, यस और नो बोलो। 1 ml में इतना मोल होगा, तो बताना 30 ml में, 30 ml में कितना मोल होगा, 0.5/1000 इंटू 30। बोलो यस और नो, यस और नो। इसका मतलब जो मेरे पास 30 ml, इसका मतलब जो मेरे पास 30 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर इतने मोल H2SO4 के हैं। this much moles of H2SO4 we are having, this much moles of H2SO4 we are having, we are having, yes or no, yes or no। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, एक बार पूरा कर लें दो। इसका मतलब मेरे पास मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए, इसको सोल्व कर दो। मोल्स ऑफ H2SO4,
इसको सोल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 15 अपॉन 1000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.015 मोल। इतना मोल आएगा मेरे पास, इतने मोल H2SO4 के मेरे पास हैं। चले आगे, इतने मोल H2SO4 के मेरे पास हैं। ठीक है, तो क्या इमेज बनी है, क्या इमेज बनी है, इमेज ये बनी है, इमेज ये बनी है कि जो मेरा 30 ml सॉल्यूशन है ना H2SO4 की, जो मेरा 30 ml H2SO4 है, जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5 मोलर है, 0.5 मोलर है, उसके अंदर जो मोल्स ऑफ H2SO4 है ना, वो कितने हैं, 0.015 मोल्स हैं। यस और नो? पहली बात समझ में आई, पहली बात क्लियर हुई है। अब एक बात बताओ, इसको डाइल्यूट किया गया है 500 ml तक, 30 ml ये पहले से है, इसका मतलब हमने क्या किया है, इसके अंदर 470 ml पानी ऐड कर दिया है। बोलो हाँ ना? इसका मतलब क्या है, हमने 470 ml पानी ऐड कर दिया है, 470 ml पानी ऐड कर दिया है। अगर 470 ml पानी ऐड कर दिया है, एक बात बताओ, पानी ऐड करने से क्या ये मोल्स चेंज होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना प्लीज? पानी ऐड करने से क्या ये मोल्स चेंज होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, मान लो एक ग्लास है पानी का, तो उसके अंदर हमने 20 ग्राम चीनी डाली। अब 20 ग्राम चीनी के कोरस्पोंडिंग कुछ ना कुछ मोल होंगे, और आपने डिजोल्व कर दिया पानी के अंदर। आपने उसके अंदर क्या किया, 100 ml पानी और डाल दिया, तो क्या चीनी 20 ग्राम से 30 ग्राम हो जाएगी, या 40 ग्राम 50 ग्राम? चीनी तो उतनी रहेगी ना, यानी कि चीनी के मोल भी उतने रहेंगे, यानी कि पानी अगर ऐड किया है, ये मोल चेंज नहीं होंगे। ओ माय गॉड! तो इसका मतलब जो न्यू वॉल्यूम है वो कितना हो गया, अब वो हो गया 500 ml। 500 ml हमारा न्यू वॉल्यूम है, 500 ml हमारा न्यू वॉल्यूम है, और मोल्स हमारे उतने ही हैं। ओ माय गॉड! अब यहाँ से निकाल दे मोलैरिटी पुट करके वैल्यूज, 0.015 डिवाइड बाय वॉल्यूम 500 ml है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए। ये जो वॉल्यूम हमारा, ये जो वॉल्यूम है, ये किस में है, ये किस में है, ये ml में है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से क्या आएगा, 0.030 मोलर। ओ माय गॉड! हमें मोलैरिटी ही निकालनी थी ना, लेट मी चेक, हमें मोलैरिटी निकालनी थी ना, हाँ हमें मोलैरिटी निकालनी थी, किसकी, हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी थी। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करके दोबारा देखना, 2x पर मत देखना, 2x वाला जमाना प्लीज गया पीछे, उसमें समझ में नहीं आता कुछ भी। आराम से समय लगाकर 1x बिल्कुल ही नहीं रुका, जरा 1.25 कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो दिस मच इज द मोलैरिटी, दिस मच इज द मोलैरिटी। यस और नो बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो प्लीज, यस और नो, यस और नो बताइए। आगे चले, मोलैरिटी कर लोगे, मोलैरिटी कर लोगे, बोलो कर लोगे मोलैरिटी? आगे चले, तो हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिए हैं यहाँ पर, मोलैरिटी, सॉरी 4, मास परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। आगे चले, अब आएंगे हम किस पर, मोलैलिटी पर। मोलैलिटी पर, मोलैलिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram of solvent, present in 1 kilogram of solvent, present in 1 kilogram of solvent। बोलो यस और नो? तो यहाँ पर मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, जो अभी हमने मोलैरिटी वाला क्वेश्चन किया है, उसको करने का एक सस्ता मेथड और है, जिसको आप लोग नॉर्मली यूज करते हो, उस पर भी आता हूँ। एक बार मोलैलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होगा मोलैलिटी में। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, और हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विजिबल है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
जिसको हम यूजुअली एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉरी, हाँ वेट ऑफ सोलवेंट, ओके ठीक है, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है, यस और नो। ये हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या आएगी बताना जरा, न्यूमरेटर में मोल, डिनोमिनेटर में किलोग्राम, तो मोल पर केजी, यस और नो बोलो। इसको हम लोग प्यार से मोलल भी बोलते हैं, मोलल, यस और नो, मोलल, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है। डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। बार बार सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर को एक यूनिट के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उस एक यूनिट को या किसी भी स्पेसिफिक यूनिट को आप फॉर ग्रांटेड मत लेना कि इसका मतलब इतना ही होगा। जैसे मास परसेंट में क्या काम ने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम डेफिनेशन के लिए है, जरूरी नहीं है 100 ग्राम हो। अब मोलैरिटी में वॉल्यूम लिया 1 लीटर, 1 लीटर डेफिनेशन के लिए है, जरूरी नहीं है 1 लीटर हो। यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया है, तो अगेन 1 किलोग्राम डेफिनेशन के लिए है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी की यूनिट आ गई, बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वॉल्यूम की टर्म नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर वॉल्यूम की कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये सो नो बोलो, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई, है ना। अब फिर से आते हैं क्वेश्चंस पर। मैंने आपको क्वेश्चन बताया कौन सा, थोड़ी देर पहले, मोलैरिटी वाला। इस मोलैरिटी वाले क्वेश्चन में एक जो मेथड आप और यूज कर सकते हो वो देख लो, ठीक है। मैंने क्या किया था इसके अंदर, मैंने इसके अंदर यूनिटरी मेथड से ना 30 ml के कोरस्पोंडिंग मोल्स निकाले थे, 30 ml के कोरस्पोंडिंग क्या निकाले थे, मोल्स, जो कि इतने आगे थे। 30 ml के कोरस्पोंडिंग यूनिटरी मेथड से मोल निकाले थे, और उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया है। लेकिन बच्चे यूनिटरी मेथड से नॉर्मली कंफर्टेबल नहीं होते, स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो ऐसे बच्चों के लिए वही सस्ते फॉर्मूले जो आप यूज करते हो देख लो, ठीक है। कौन सा सस्ता फॉर्मूला, अगर आप यूनिटरी मेथड को यूज नहीं कर सकते तो क्या करो, इसको दोबारा लिख लो एक बार, 30 ml, 30 ml 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यस और नो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हमें पता है। तो हमें मोलैरिटी की वैल्यू दे दी है 0.5, वैल्यूज पुट कर दो, मोल्स हमें निकालने हैं, वॉल्यूम 30 ml, इसको लीटर में करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ से एन भी निकाल दो, एन भी निकाल दो, 0.5 इंटू 30 अपॉन 1000, ये लो, ये लो। जिसको यूनिटरी मेथड समझ नहीं आया वो अपने सस्ते फॉर्मूले से निकाल ले, यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, 0.015 मोल्स, बस इतना ही बताना था, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है और मोलैरिटी दे रखी है, वहां से मोल्स को कैलकुलेट करने का एक तो यूनिटरी मेथड है जो ऊपर यूज किया, जो ऊपर यूज किया, ये वाला, ये वाला। और जिसको ये नहीं समझ में आता, जिसको सिंपल मैथ्स नहीं पता चलता, वो सिंपल फॉर्मूले से यूज कर ले, आगे जो है वो तो है ही, ठीक है, आगे जो है वो तो है ही। और एक बात, और एक बात, फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने किया ये था कि यहाँ पे हमने डाइल्यूशन किया था, ठीक है, डाइल्यूशन किया था 470 ml पानी डाल के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा था 500 ml तक डाइल्यूट किया गया है। तो यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्चुअली समझा इस चीज को क्या हो रहा है। अगेन जिसको ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट की चीजें समझ नहीं आ रही, उसके लिए सस्ता फॉर्मूला ये लो, उसके लिए सस्ता फॉर्मूला, M1V1, M1V1 इक्वल टू M2V2, जहाँ पे M1V1 क्या है लिख देता हूँ प्रॉपर, ये लो, M1V1 मीन्स बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन का केस है। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन मोल्स तो सेम होते हैं, यस और नो। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या है, बेसिकली ये मोल्स हैं भाई। मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन सेम रहेंगे, वो हमने इक्वेट किया है। तो आपको M1 पता है क्वेश्चन में, V1 पता है, V2 उसने बोल दिया 500 ml तक, अपना M2 निकाल लेना, जिसको ये सस्ते फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। दरअसल मैं इन फॉर्मूलों के अगेंस्ट नहीं हूं, आप इनको यूज करो नो डाउट, लेकिन आपको जो सेंट्रल
एकदम आसान बात है वो बताओ सबसे पहले, मैं ये चाहता हूँ। आप करो यूज इसको, नो डाउट अच्छी चीज़ है, समय तो बचेगा ही नो डाउट, लेकिन पहले तुम्हें सेंट्रल चीज बताओ ये सब आई कैसे है, ठीक है। एनीवेज, तो हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला देखा भी। मोलैलिटी कहाँ पर थी, हाँ यहाँ पर हम मोलैलिटी पर थे, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम मोलैलिटी के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जरा बताना कैसे करोगे इसको। एग्जाम्पल 1.3, जरा बताना। 1-2 सेकंड का समय है, सिर्फ 1-2 सेकंड नहीं, चलो 1 मिनट, या चलो 30 सेकंड्स, ठीक है। 30 सेकंड्स का टाइम है, प्लीज बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मामला है, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, बस सिंपल, ठीक है। तो मोल्स के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वेट। इथेनोइक एसिड का गिवन मास कितना है, 2.5, 2.5 अपॉन एसिटिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड एक ही बात है। इसका मोलर मास निकाल लो, 2 कार्बन है तो 24 प्लस 4 हाइड्रोजन है प्लस 32, तो 36, 36, 46, 56, 60 हो जाएगा ये 60। तो ये हो गए मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, जो कि 75 किलोग्राम के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। विजिबल है, रुको इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ये लो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ। ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर को विजिबल नहीं रहेगा। दरअसल एक तो मैं जहाँ बैठा हूँ उसके पीछे थोड़ा सा बोर्ड ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब विजिबल है, ठीक है, देख लो, दिख गया ना। एक बार देख लो फिर मैं आगे हट जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो इसको सोल्व कर दो, बस कुछ भी नहीं करना, इसको सोल्व कर दो बस। ये लो एक एक्स्ट्रा पेज ही ऐड कर लेता हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। क्या आ गई वैल्यू, 2.5, 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 75, यस और नो, ठीक है, यस और नो। तो इसको नीचे 10 लेकर आ जाओ, 25 थ्रीजा पे ले जाओ, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये आ गया 10 डिवाइड बाई 18। चेक करो, यस और नो चेक करिए, ठीक है। तो ये हमारी आ गई मोलैलिटी, ये हमारी मोलैलिटी आ गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अप्रोच किया है। और चलते हैं आगे, क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मोल फ्रैक्शन सीख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा आपको। अगली कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन में सबसे पहली चीज क्या, ब्लू कलर विजिबल है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सुनना ध्यान से, मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जो फ्रैक्शन का मीनिंग है वही बात है, ठीक है। मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहना चाहता हूँ, जरा एक बार सुनना और समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ समझो एक बार, अगले पेज पर ही ले जाता हूँ, ये लो समझना एक बार, ठीक है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। ए और बी को मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाई है, ठीक है। ए और बी को मिक्स किया है और सॉल्यूशन बनाई है। मैं मान लेता हूँ ए के मोल्स हैं Na, ठीक है, और बी के मोल्स हैं Nb। हो सकता है वो आपको ए और बी के मोल्स ना दे, मास दे दे, ठीक है, और ए और बी का मोलर मास दे दे, तो वहां से मोल्स निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहे बताओ मोल फ्रैक्शन बताओ ए और बी का। पहली बात, मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर वो कहे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वो कहे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा मामला है, सिंपल सा मामला है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए आपको। अब अगर इस सॉल्यूशन में मान लो 3 या 4 सब्सटेंसेस होते, ए बी सी डी,
तो फिर डिनोमिनेटर में क्या होता, चारों के मोल्स आ जाते। अगर मान लो 4 सब्सटेंस है ए बी सी डी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है तो आप समझ जाओगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो कंसंट्रेशन टर्म ना आप दूसरी बार पढ़ते हो क्लास 12th में, ये क्लास 11th में मोल कंसेप्ट में आ चुका होता है पहले ही, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज देख सकता हूँ कि अगर मैं XA और XB को ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा, चेक करो, यस और नो 1 आ जाएगा। एलसीएम लोगे Na प्लस Nb, ऊपर भी Na प्लस Nb कट जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन में उसका सम 1 आएगा, ठीक है। अब सुनो, ऊपर आ जाओ एक बार, ये क्या अगेन यूनिटलेस है, यस और नो बोलो, क्योंकि मोल्स बाय मोल्स, मोल से मोल कट जाएगा, यूनिटलेस आ जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है तो क्या ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। क्या आपको मोल फ्रैक्शन समझ में आ गई? आगे चलें, आ जाओ सवाल पर। एक बड़ा मजेदार सवाल है, एक बड़ा मजेदार सवाल है मेरे पास, सुनना, यहाँ पे आ जाओ, पहले इसी पर आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन देखो एक बार। Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in CCl4। ठीक है, देखो सुनो क्या करना है, ठीक है। आप मेरी क्वेश्चंस की अप्रोच देखना, वो आपके काम आएगी, ठीक है। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी, तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब होता है कि कैसे भी करके आंसर निकल जाए। एक बार ये देखा करो कि टीचर कैसे माइंड यूज कर रहा है, वो क्वेश्चन में क्या देख रहा है, उसकी अप्रोच क्या है, उसने डाटा को कैसे अरेंज किया, कैसे रिकम्बाइन किया, कैसे कलेक्ट किया, तब आप सीखोगे, ठीक है, तब आप सीखोगे। सुनना ध्यान से, सुनना सुनना ध्यान से, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या कहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले तो ये CCl4 है, और बेंजीन बोले तो वो C6H6 है, ठीक है। सबसे पहली बात फॉर्मूला हमने देखा। अब देखो उसने क्या कहा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 30% बाय मास CCl4 है। अब ना हमें कंसंट्रेशन टर्म्स का इंटरप्रिटेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। 30% बाय मास ऑफ CCl4 का मतलब क्या है, सुनना। 30% बाय मास ऑफ CCl4, 30 ग्राम ऑफ CCl4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ये है इसका मतलब, 30 ग्राम ऑफ CCl4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, यस और नो, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब हमें CCl4 का मास मिल गया है। मास ऑफ CCl4 कितना हो गया है, मास ऑफ CCl4 कितना है, 30 ग्राम। अब जो सॉल्यूशन है वो किससे बनी है, CCl4 प्लस बेंजीन से। तो क्या बोल दूं, मास ऑफ CCl4, मास ऑफ CCl4 प्लस मास ऑफ बेंजीन, प्लस मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू 100 होगा, यस और नो, सिंपल सी बात है। क्या मैं यहां से बोल दूं, मास ऑफ बेंजीन मुझे मिल जाएगा 70 ग्राम। देखो जैसे CBSE में क्वेश्चन करने हैं, पूरा सोल्व कर रहा हूं मैं, मेरी अप्रोच देखो, ठीक है। मास ऑफ बेंजीन कितना मिल जाएगा, 70 ग्राम, ठीक है। उसने कहा फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या मैं बोल दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा मेरे पास, मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है, यस और नो। तो बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो जरा। हमें मोल्स ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन है 70, तो मोल्स ऑफ बेंजीन क्या मिलेंगे हमको, मोल्स ऑफ बेंजीन मिल जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। 70 है गिवन मास, और बेंजीन का मोलर मास क्या होगा, 78 होता है, निकाल लेना, ठीक है। C6H6, 12 6 72 प्लस 6 इक्वल टू 78 आ जाएगा ये, ठीक है। तो मोल्स ऑफ बेंजीन है 70/78। इसी प्रकार से मोल्स ऑफ CCl4 निकालेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ CCl4, इसका कितना मास है, 30 ग्राम है, तो 30 CCl4 का मास कितना आएगा, ऐड कर लो, 12 प्लस 71 इंटू 2, तो 2 1 2, 2 7 14 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 154, 30/154। ओके, यस और नो बोलो, यस और नो। अगर ये हो जाएगा तो अब यहाँ से निकाल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन
डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स, ये सोनो बोलो क्या था इसमें, बताओ बताओ इसमें क्या था, बताओ इसमें क्या था, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम थी आपको, क्या आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम थी? हाँ है ना, बोलो बोलो। बोलिए, चले आगे। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज पुट करने और सोल्व कर देना है। तो हमने यहाँ से कि ये क्वेश्चन भी कर लिया। ये मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने सब एनसीईआरटी कराया आपको, आप एक वर्ड, हमारा एक वर्ड भी स्किप नहीं हुआ जहां तक मैं करा रहा हूँ। तकरीबन सारे क्वेश्चंस और ए टू जेड कॉन्सेप्ट हम एनसीईआरटी के यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी अपलोड नहीं की, मैंने देखा बहुत सारे लोग वो भी करते हैं, नो क्रिटिसिज्म, बट उसमें बच्चा बोर होता है, ठीक है। एनसीईआरटी को मैंने अपने तरीके से आपके सामने परोसा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एक बार पढ़ के देखना, तब मजा आए, तब पता लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है अब यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए 1.5, 1.5 क्वेश्चन देखो, 1.5 क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट मोलैलिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस के आई। उसने डेंसिटी दे दिया। अब ये नया है, ये नया है, ये नया है, ये नया क्वेश्चन है, फंस गए। कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। देखो अगेन, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस देखनी है कि कैसे करना है, अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ा सा। कर लोगे, कुछ भी नहीं है, कर लोगे क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, हमें मोलैलिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोलैलिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया ना मैंने कैसे किया है, मेरी अप्रोच देखना, इसके बाद आपको कभी भी कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन में अटकना नहीं पड़ेगा। आप बस मेरी अप्रोच देखना मैं कर कैसे रहा हूं, ठीक है। मोलैलिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ डेंसिटी ऑफ 20%। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ठीक है। मेरी अप्रोच देखिए, बस अप्रोच 20% मास बाय मास एक्वस के आई। तो के आई की जो सॉल्यूशन उसका मास परसेंट दे दिया है और उसकी डेंसिटी दे दी है। अब देखना मैं क्या करूंगा, ठीक है, प्लीज अच्छे से पूरी अवेयरनेस से देखना, ठीक है। मुझे मोलैलिटी निकालनी है, मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है। सोल्यूट को नॉर्मली हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सोलवेंट को ए से, इसलिए मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिखा है एन बी, वेट ऑफ सोलवेंट को लिखा है डब्ल्यू ए, ठीक है। चलिए आगे। अब ना देखो अप्रोच देखना, अप्रोच मुझे मोलैलिटी निकालनी है। अगर मुझे मोलैलिटी निकालनी है तो मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और मुझे वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने सवाल में देखना है कैसे अपने सवाल से मैं इन दो चीजों को ऑब्टेन कर लूं, कैसे अपने क्वेश्चन से इन दो चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लूं मैं, मुझे ये देखना है। हर एक क्वेश्चन में, फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में यही अप्रोच रखो कि जो निकालना है वो सवाल से कैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है। आओ देखते हैं। अब मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। अगर मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए तो मुझे मास ऑफ सोल्यूट बता दो। सोल्यूट क्या है, के आई। तो इसका मतलब मुझे मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, मास ऑफ के आई चाहिए। मास ऑफ के आई तो नहीं पता। हाँ, मुझे मोलर मास ऑफ के आई पता है, मुझे मोलर मास ऑफ के आई पता है, वो हम निकाल लेंगे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब मुझे मास ऑफ के आई निकालना है। अब देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के डाटा से पूछेंगे कि आप हमें मास ऑफ के आई बता सकते हो। तो देखो हमें क्या दे रखा है, 20% मास बाय के आई, ये हमें मास परसेंट दे दी है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 20 ग्राम ऑफ के आई इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, हाँ या ना? प्लीज बताइए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बोलो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इसका मतलब मुझे के आई का मास मिल गया। ओ माय गॉड, मुझे के आई का मास मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं मोल्स ऑफ के आई निकाल लूं, मोल्स ऑफ के आई, मोल्स ऑफ के आई निकाल लूं, यस और नो बोलो। निकाल लोगे, निकाल लोगे, बोलो, कोई दिक्कत है ना, बोलो, ठीक है। पोटेशियम का मास होता है 39 और आयोडीन का होता है 126, ठीक है। इसको मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ आयोडीन के मास को एक बार, ठीक है। आयोडीन का जो मोलर मास है वो हमारा 126 होता है, हाँ ठीक है। 126.9, 127 हम ले सकते हैं, ये लो 127 लेते हैं,
ठीक है, और पोटेशियम का 39। तो यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे 20 अपॉन, ऐड कर दो इसको, 127, 37, 47, 57, 67, तो ये 166 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 166, ठीक है। मोल्स ऑफ के आ गई, मोल्स ऑफ के आ गई। वापस आओ, मुझे मोलैलिटी निकालनी थी, मुझे मोलैलिटी निकालनी थी, मुझे मोल्स मिल गए, मुझे वेट ऑफ सोलवेंट और बता दो, मैं मोलैलिटी निकाल लूंगा। तो मुझे मोल्स ऑफ के तो मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक स्टेप पूरा हुआ मोलैलिटी के रास्ते में। अब मुझे वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए। एक बात बताओ, मेरी सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। के आई है सोल्यूट, तो सॉल्यूशन के मास से सोल्यूट का मास निकाल दूं, सोलवेंट का मास मिल जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इक्वल टू 100 माइनस मास ऑफ के आई। बोलो, बोलो ना, अरे बोलो ना, बोलो बोलो जल्दी। तो 100 माइनस 20, क्या ये 80 ग्राम आ गया मेरा मास ऑफ सोलवेंट। विजिबल है? अरे यार रुको, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, एक सेकंड। ये लो, इसको अगले पेज पे रख कर देता हूँ। अब तो विजिबल है, अब तो विजिबल है, ठीक है। ये हमारा आ गया 80 ग्राम मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट 80 ग्राम आ गया। तो कर दो ना पुट, मोलैलिटी क्या हो गया अब? मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गया मोल्स, जो कि कितने आए थे हमारे पास, कितने आए थे हमारे पास? ये रहे 20/166। तो पुट कर दो 20/166 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, 80 इंटू, जो कि ग्राम में है, किलोग्राम के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन शॉर्ट इसको हम लिख देंगे कैसे? 20/166 इंटू 80 इंटू 1000। ये आ गई है मोलैलिटी। क्या आ गई ये? मोलैलिटी। मोलैलिटी थोड़ा सा आसान कर दो कैलकुलेशन, 24 ये चला जाएगा हमारा कितने पे? 250 पे, 250। तो ये आ जाएगा 250/166, 250/166, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कर लेना, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके, ठीक है। मेरा काम अप्रोच बताने का फिलहाल, ठीक है, कर लोगे। तो मोलैलिटी आ गई। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो बस मैंने मोलैलिटी बताई है, मोलैलिटी। आओ मोलैरिटी की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर मुझे मोलैरिटी बतानी है, अगर मुझे मोलैरिटी बतानी है, तो मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में। मुझे मोल्स तो पता ही है ना, क्योंकि जब मैंने मोलैलिटी निकाली तो मोल्स तो तभी निकाले थे, डिक्टो ऐसे कैसे उठा के रख दूंगा। मुझे वॉल्यूम चाहिए बस। अब वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम देखते हैं कैसे आएगा। देखो 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 देखो, तो मोलैरिटी के लिए चाहिए मुझे मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ना वॉल्यूम को लेकर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा ऐसा, मतलब दे ही नहीं रखा कुछ भी, लेकिन डेंसिटी दे रखी है। क्या आपको दिख रही है? हाँ हमें दिख रही है, ये रही डेंसिटी, ये रही। और मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मुझे डेंसिटी पता है, मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। अरे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। सर कैसे पता 100 ग्राम? देखना, देख यहाँ देख, अभी कहाँ कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है? एल्जाइमर डिजीज तो नहीं आपको? तभी भूल जाते हो तुरंत। क्या आपको एल्जाइमर डिजीज तो नहीं है? आप लोग तुरंत भूल जाते हो बातों को। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम आ गया। यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम आ गया, तो डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.202, 1.202 इक्वल टू मास है 100 अपॉन वॉल्यूम मुझे निकालना है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 1.202। ध्यान रखना ml में आएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml है, डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, कहीं कहो कि बताया नहीं, बताया नहीं। ग्राम पर ml है, ये ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम ml में आएगा। दिख रहा है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में आएगा। तो कर दो बस पुट यहाँ से। मोल्स तो तुम्हें पता ही थे, मोल्स तो तुम्हें पता ही थे, इतने तो तुम लोग इंटेलिजेंट हुई। कितने मोल्स थे? 20/166। मोलैरिटी के लिए 20/166 और वॉल्यूम है 100 अपॉन 1.202, तो 1.202 ऊपर चला जाएगा,
और क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो लीटर के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो अगेन वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मैंने पुट कर दिया है, देख लो, बोलो 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 प्लीज बोलो। इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी आ जाएगी यहाँ से, मोलैरिटी आ गया, मोलैरिटी आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, और बता दो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। अगर तुम इतना आ गया है तो अब आगे तुम कर ही लोगे ना। एक्स ऑफ के आई निकालना है तो मोल्स ऑफ के आई अपॉन मोल्स ऑफ के आई प्लस सोलवेंट क्या है बताओ, सोलवेंट क्या है, एक्वस दे रखा है ना, एक्वस, एक्वस बोले तो पानी, एक्वस बोले तो पानी, एक्वस बोले तो, एक्वस बोले तो पानी, पानी पानी पानी, एक्वस बोले तो पानी। अगर एक्वस बोले तो पानी तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मोल्स ऑफ के आई प्लस मोल्स ऑफ पानी, पानी पानी पानी, ये सुन लो, मोल्स ऑफ के आई अपॉन मोल्स ऑफ के आई प्लस मोल्स ऑफ पानी। अब मोल्स ऑफ के आई तुमको पता ही है कितने हैं, 20/166 डिवाइड बाई 20/166 प्लस पानी का मास कितना है पता ही है, 80/18। बोलो बोलो बोलिए। नहीं समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ। चलिए आगे चलें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि मैं जिस टाइम शूट कर रहा हूँ लाइव नहीं हूँ, तो आपको डाउट बाद में आ सकती है। अगर डाउट आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी मैं इतना फेमस टीचर नहीं बना कि आपके डाउट्स का रिप्लाई ना करूँ, ठीक है। तो आप कॉल मैसेज करके फ्री डाउट्स पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मोबाइल नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, यस और नो, यस और नो। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसे ही मेरी अप्रोच है, मतलब पता नहीं आप कितना एग्री करोगे। एग्री क्या करना पड़ेगा आपको कि हम सीखते ही डाउट से हैं। क्योंकि जहाँ तक बात कंटेंट की है, तो जैसा मेरा कंटेंट है ऐसे हजारों आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, यस और नो, ठीक है। तो बात होती है डाउट्स, क्वेश्चंस, तुम क्वेश्चंस कितने कर रहे हो दिन में। अगर तुम अपने, मैं नॉर्मली बोलता हूँ, अगर तुम दिन का 70% टाइम क्वेश्चंस में नहीं बिता रहे ना, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इतना टाइम तुम्हें क्वेश्चंस में बिताना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। तो अगली कंसंट्रेशन टर्म क्या हमारे पास, अब अगली कंसंट्रेशन टर्म क्या है, चलते हैं आगे। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मिलियन बोले तो 1 लाख, सॉरी 10 लाख, मिलियन बोले तो 10 लाख, 10 लाख बोले तो 10⁻⁶, इसलिए हमने कहा 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना है, सर इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने बताई, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर ये पीपीएम और पीपीबी की नीड क्या पड़ी। तो बेटा पीपीएम और पीपीबी वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हम तब यूज करते हैं जब मास ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर टू मास ऑफ सोलेंट बहुत 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 कम हो। जैसे हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ना इम्प्योरिटीज होती हैं, वो बहुत कम होती है, लेकिन वो जितनी भी कम हो वो हमारी ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए एनफ है। तो अब जो कोई वाटर डिटेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, वो जो मेजरमेंट्स करते हैं वो पीपीएम और पीपीबी में ही करते हैं, यस और नो। अब पानी में अगर इम्प्योरिटीज ज्यादा है वो दिख जाएंगी आपको, पानी का कलर बदल जाएगा, मिट्टी वाला पानी जैसे होता है एकदम रेत वाला। लेकिन बहुत सारी इम्प्योरिटीज जैसे लेड कंटेमिनेशन, ठीक है, जैसे किसी दूसरे मेटल कंटेमिनेशन, कई बार वो इतना कम होती है कि उनको हम मेजर नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म से कर ही नहीं सकते, उसके लिए चाहिए माइक्रो कंसंट्रेशन टर्म्स। सर अगर कम है तो मेजर करना ही क्यों है, भले ही कम है, तेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उतनी कम क्वांटिटी का लेड भी, इसलिए हमें चाहिए ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो पीपीएम क्या है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि अगेन ग्राम में होगा इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। क्या मैं यहां से बोल दूं कि जो मेरा ppm है वो यूनिटलेस है क्योंकि ग्राम बाई ग्राम यूनिटलेस है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ppm अपने आप में यूनिट है, मतलब ppm को एक यूनिट ही बना दिया गया 4 ppm लेड, तो ppm को यूनिट ही बना दिया गया। एब्सोल्यूट लेवल पे ppm यूनिट नहीं है, ppm की कोई यूनिट नहीं है, बट ppm को ही एक यूनिट की तरह बाद में बोला जाने लगा। क्या कहना चाहता हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से अपनी बात अभी आपको बताऊंगा इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो ये ppm है हमारे पास, फिर ppb की बात करते हैं, सही, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। बिलियन का मतलब क्या है, 10 की पावर 9, तो बस कुछ नहीं है, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 9 कर दो, मतलब क्या, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 9 ग्राम सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, ये ले, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन। यस और नो बोलो, यस और नो। तो क्या बनेगा फॉर्मूला अगेन यहां से, पीपीबी का मास ऑफ सोल्यूट जो कि ग्राम में है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि ग्राम में है इनटू 10 की पावर 9, इनटू 10 की पावर 9। बोलो हाय ना, यस और नो बोलो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, विजिबल है ना, ओके। तो ये हमारा पीपीबी है। क्या मैं एक बात बोल दूं प्लीज, क्या मैं एक बात बोल दूं, क्या मैं बोल दूं यहां से कि पीपीबी इज इक्वल टू पीपीएम इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, यस और नो बोलो। पीपीबी इज इक्वल टू पीपीएम इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, कोई समस्या है तक। इसको हम बोल सकते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, यस और नो, कोई आपत्ति यहां तक, आगे चले, आगे चले बोलो, आगे चले, हैव यू एनी प्रॉब्लम हियर, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, चलना सुनना, ठीक है, चले आगे, आगे चले। तो ये है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, जिस पर हमें ध्यान देना है। अब सुनना, एक और इंटर कन्वर्जन जो आप देख सकते हो, ऑल्दो मैं एक बात कहूं, इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। जो मैंने एक क्वेश्चन किया, एक बात बताओ, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये वाला कहाँ गया, लेट मी ओपन, ये वाला, इसमें क्या किया हमने, हमने मास परसेंट की मदद से और डेंसिटी की मदद से मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन निकाले हैं। क्या मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया, बस मैंने क्या किया है, मैंने गिवन डाटा से ना जो निकालना है वो सारी चीजें निकाली है, मैंने कहीं पर भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। मतलब फॉर्मूला तो यूज किया है, मोलैलिटी के लिए मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन का, लेकिन मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया कि डायरेक्टली डेंसिटी और मास परसेंट से मोलैलिटी या मोलैरिटी ही आ जाए। मैंने पहले मोल्स, वॉल्यूम, वेट ऑफ सोलवेंट निकाले हैं, निकाल के पुट करे हैं, यस और नो बोलो। तो अगर आपको कोई कंसंट्रेशन टर्म दी गई है, ऐसा हो सकता है कि एक कंसंट्रेशन टर्म देके आपसे दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछ ले, तो क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन किया हमने ऐसे ही आपको माइंड यूज करना है कि मुझे जो निकालना है पहले वो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूं। मैंने एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज किया था जब मैंने क्वेश्चन कराया। नॉर्मली तो आपको ये करना है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा
जो बच्चे थोड़ा सा माइंड कम यूज करना चाहते हैं उनके लिए कम माइंड यूज वाले फॉर्मूले में दे देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया हमारा पीपीबी वाला पेज? हाँ, ठीक है। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है और आपको वो मास परसेंट दे दे, W/W%, और डेंसिटी दे दे, और आपको सोल्यूट का मोलर मास पता है, तो आप इस तरीके से मोलैरिटी निकाल सकते हो, जिसको फॉर्मूले से जाना है। क्या चाहिए? ये है मास परसेंट, ये है डेंसिटी, ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर ये पता है और मोलैरिटी पूछ रहा है, तो पहली बात तो आप मेरे वाले तरीके से करो कि मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो, ठीक है, और वॉल्यूम निकाल लो, और फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले पुट करो। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप सीधा ही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, सीधा आप इस फॉर्मूले को यूज कर लोगे। बोलो, कर लोगे? आसान फॉर्मूला दे दिया, कर लोगे? अच्छा लग रहा है? आर यू फीलिंग बेटर? आर यू फीलिंग बेटर? तुम्हें यही पसंद है, मुझे पता है, मुझे पता है अच्छे से तुम्हें यही पसंद है। ये लो, मुझे पता था इसलिए मैं सब लेके आया हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए सब लेकर आया हूँ, टेंशन ना लो। तुम्हें यही पसंद है, आई नो वेरी वेल। ठीक है, आगे चले। इसी प्रकार से अगर वो मोलैलिटी पूछे, इसी प्रकार से अगर वो मोलैलिटी पूछे, क्या देकर? स्मॉल एम बोल दो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट। अगर मोलैलिटी पूछे तो इसको यूज कर लेना, इसको यूज कर लेना। ये ले, खुश है बोल, ये ले, ऑल राइट। अगर मोलैलिटी देके मोलैरिटी पूछे या मोलैरिटी देके मोलैलिटी पूछे, रिपीट करता हूं, मोलैरिटी देके मोलैलिटी पूछे या मोलैलिटी देके मोलैरिटी पूछे, ये ले उसके लिए फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1/m प्लस एम बी अपॉन 1000। ये ले, अब इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये लो, खुश रहो अब। ठीक है, ये है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अगर मोलैरिटी देके मास परसेंट पूछे तो भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो अब तुम देख लो। ठीक है, अगर तुम्हें जो क्वेश्चन मैंने दिया अभी वो के आई वाला तुम्हें मेरे वाले तरीके से समझ में नहीं आया, तो जो दे रखा है, जो पूछा है, इनमें पुट कर दो। ये लो फॉर्मूले, अब मैं इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा तो यही हो सकता है, अपना एडमिट कार्ड दे देना, मैं ही पेपर दे दूंगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, टोंट कर रहा हूं। यस और नो, यस और नो बोलो। चले आगे, बोलो। तो ये हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स थी। अब एक दो क्वेश्चन और देखो। ठीक है, हमने इंटर कन्वर्जन भी देख लिया, आओ एक दो क्वेश्चंस भी और आते हैं। ये होमवर्क कर लोगे या मैं कराऊं? बताओ, कर लोगे या कराऊं? देखो, ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड is used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is this much? If the density of the solution is this much. अब तुम जो फॉर्मूला भी दिया है उसको यूज कर लो या तो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? लो दिखा देता हूँ, ये लो, कौन सा फॉर्मूला? पीछे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, ये वाला, ये वाला। या तो तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, 10 इंटू W/W इंटू डेंसिटी अपॉन एम बी। ठीक है, 10 इंटू W/W इंटू डेंसिटी अपॉन एम बी। तुम इसको यूज कर सकते हो चाहो तो, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, या फिर तुम कॉन्सेप्चुअली कर सकते हो, या फिर तुम कॉन्सेप्चुअली। तो फॉर्मूले से तो तुम कर लोगे, वो तो मैं कराऊंगा नहीं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली कराता हूँ। कॉन्सेप्चुअली कैसे करेंगे, हाउ वी विल अप्रोच इट कॉन्सेप्चुअली। चले देखें, देखें बोलो।
बोलिए प्लीज। देखो सुनो क्या करना है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्या करेंगे, मुझे क्या निकालनी है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी मुझे नहीं पता, तो अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी इज 68%, यानी कि हमें W/W% दे दिया है 68%, यस और नो बोलो। इसका मतलब क्या है, 68 ग्राम HNO3 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 68 ग्राम HNO3 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। चले आगे, उसने पूछा मोलैरिटी बताओ। अब सुनना जरा, अप्रोच देखना मेरी, मैं फॉर्मूले वाली अप्रोच नहीं बता रहा, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा अगर तुम्हें करना है तो तुम जो पीछे फॉर्मूला बताया था उसको लगा लो, कौन सा वाला, 10 इंटू W/W% इंटू D/MB। तुम चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम इस फॉर्मूले को यूज करो। बट पहले कॉन्सेप्चुअली देखो, कॉन्सेप्चुअली क्या करेंगे, मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर्स में, ठीक है। तो 68 ग्राम HNO3 है 100 ग्राम में, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे सोल्यूट पता चल गया है, 68 ग्राम के कोरस्पोंडिंग मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या है मोलर मास, 16 दिए 48, 48 प्लस 14 कितना होगा, 58, 62, 63 हो जाएगा। तो मोल्स हो गए 68/63, 68/63 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, देखो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से। तो क्या बोल दूं कि वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मास है 100 अपॉन 1.504, ये आ गया वॉल्यूम ml में, बोलो इसको पुट कर दो यहाँ, और लीटर में लेना, लीटर में, ठीक है, लीटर में लोगे, लीटर में लोगे, लीटर में। तो क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू 68/63 अपॉन वॉल्यूम 100 अपॉन 1.504, ये ml में है, लीटर के लिए क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 68/63 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 1.504 मोलर आ जाएगा आंसर, यस और नो बोलो, यस और नो। यहां से जो आंसर आएगा वही आंसर यहां से आएगा, ट्राई कर लो बेशक से, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है, कर लोगे बोलो, ठीक है। ये मेरा तरीका था, ये ऊपर सस्ता वाला तरीका, जो तुम्हें लगाना है लगाओ, जो तुम्हें लगाना है लगाओ, मैंने तुम्हें दोनों बता दिए हैं, मैंने तुम्हें दोनों बता दिए, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, आप चाहे तो मेरे वाले मेथड को यूज कर सकते हो। चले आगे, चले आगे, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, बोलो ठीक है, यानी कि 90 ग्राम पानी है, ठीक है, पहले बोल देते हैं 90 ग्राम क्या है, पानी है, 90 ग्राम पानी है, ठीक है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2। डेंसिटी दे रखी है, मास परसेंट दे रखा है, और क्या क्या पूछा उसने, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, तीन चीजें पूछी है, तीन चीजें पूछी है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। क्या ये कुछ कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं है केआई वाला, दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन, दिखाता हूँ कौन सा वाला, ये वाला, कुछ कुछ ही वाला क्वेश्चन नहीं है, देखना जरा 1.5, यहाँ पर भी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी पूछी थी, और क्या क्या दिया है, डेंसिटी और मास परसेंट, डेंसिटी और मास परसेंट देके मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी तो यही है, इस क्वेश्चन में तो यही है, डेंसिटी और मास परसेंट देके मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पूछा है, सेम ही तो क्वेश्चन है। मैं नहीं करा रहा, बात सीधी है, ठीक है, मैं करा ही नहीं रहा, मैं करा ही नहीं रहा। और अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहो तो मोलर, मैं अब शॉर्टकट से कराता हूँ, ठीक है, लॉन्ग कट से आप करोगे, मैंने लॉन्ग कट से करा दिया, सेम क्वेश्चन किया ये वाला, ठीक है। मैं शॉर्टकट से कहता हूँ, मोलैरिटी के लिए यूज कर दो ये वाला फॉर्मूला, 10 इंटू W/W% इंटू डेंसिटी अपॉन MB,
कर लोगे। ग्लूकोज का मोलर मास पता है, मास परसेंट दे दिया, डेंसिटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोलैरिटी आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोलैरिटी आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी आ गई, बोलो मोलैरिटी आ गई, कोई दिक्कत। अब अब हम निकालेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। वो कैसे निकालेंगे? अब मैं मोलैलिटी निकालूंगा, डेंसिटी इक्वल टू m इंटू 1/m प्लस एम बी अपॉन 1000। अब इसके अंदर हमें कैपिटल एम पता लग गया है, हमें कैपिटल एम पता लग गया है, हमें डेंसिटी पता लग गई है, ये मोलैलिटी निकालनी है, इसको निकालना है, एक मिनट ये लो, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना। अरे दिख नहीं रहा क्या, रुको रुको, पेज चेंज कर दो, पेज चेंज करने दो, इसको नीचे लिखता हूँ। हाँ इसको नीचे ले जाता हूँ मैं, ठीक है, ये लो विजिबल है ना अब, ठीक है। मैंने मोलैरिटी निकाली, ऊपर देखो, यहाँ से मोलैरिटी निकाल ली, इस वाले शॉर्टकट से, इस वाले शॉर्टकट से मोलैरिटी निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, मोलैरिटी निकालूंगा इस वाले शॉर्टकट से, मुझे डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी अभी निकाल ही ली, मोलर मास ऑफ सॉलिड बताई है, मोलैलिटी आ गई, ये निकालनी है, निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे, यस और नो, यस और नो। सर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे सर, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एम ए, यहां से मोल फ्रैक्शन की रेशो आ जाएगी, रेशो, फिर वहां से इंटरप्रेट कर लेना आउट ऑफ वन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है, तो आउट ऑफ वन उसको इंटरप्रेट कर लोगे, ये सुन लो, ये सुन लो, ठीक है। जैसे मान लो एक्स बी बाई एक्स ए क्या आ गया, मान लो क्या कहना चाहता हूँ, मान लो एक्स बी बाई एक्स ए क्या आ गया, लेट से ये 0.8 आ गया, लेट से कितना गया 0.8। अगर ये 0.8 है, अगर ये 0.8 है तो इसको मैं 0.8 अपॉन 1 लिख लूंगा, इसका मतलब एक्स बी है 0.8, एक्स बी है 0.8 और एक्स ए है 1, एक्स ए है 1, एक्स ए है 1, इसको ऐसे नहीं, रुको क्या करेंगे, हाँ ये आ गया यहाँ तक, ठीक है, 0.8/1, इसको मैं फिर लिखूंगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू 0.8/1, ठीक है, ठीक है, विजिबल है ना। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ से, फिर मैं यहाँ से कहूंगा ये तो कट जाएंगे दोनों, ये तो कट जाएंगे, एन बी अपॉन एन ए है मेरा 0.8/1, इसका मतलब एन बी 0.8 है, एन बी 0.8 है और एन ए 1 है, फिर वहां से आप एक्स बी और एक्स निकाल दोगे, ठीक है, इस तरीके से करना है। अभी भी ना हो तो डाउट पूछ लेना, ठीक है, अभी भी ना हो तो पूछ लेना, ठीक है, बात समझ में आ गई। चले आगे, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogen. Level of contamination was 15 ppm. Express this in percent by mass. तो 15 ppm कंटेमिनेशन है, कलर चेंज कर लेता हूँ उनको, 15 ppm क्या है, कंटेमिनेशन है 15 ppm। इसका मतलब क्या है, 15 ग्राम सोल्यूट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। पहली बात सिंपल है, यस और नो, सिंपल है, 15 ग्राम सोल्यूट 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। ये लो इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ उनको, फिर तुम कहोगे दिख नहीं रहा, ये लो अब विजिबल है, एक सेकंड, हाँ हाँ ठीक है विजिबल। अब एक मिनट रुकिएगा प्लीज, हाँ विजिबल है ना, हाँ इसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है विजिबल है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। ओके ओके, हाँ ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स ओके, हाँ ठीक है।
तो 15 ppm को मैं लिख दूंगा 15 ग्राम सोल्यूट इन 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है, लिख दूंगा। तो उसने क्या कहा है, इसको परसेंट बाय मास में एक्सप्रेस करो, यानी कि W/W परसेंट में एक्सप्रेस करो। W/W परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस जो कि मेरा सोल्यूट है यहाँ पर, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो बोलो, इंटू 100 तो कर दो 15/10 की पावर 6 इंटू 100। क्या था इसमें बताओ, इसमें क्या था, क्या था इसके अंदर। क्या मैं इसको बोल दूं कि ये मेरा आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4%। यस और नो, यस और नो बोलो। क्या इसका एक बार ना फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। पानी का एक सैंपल है, 100 ग्राम पानी में ना इतने ग्राम लेड है, 100 ग्राम पानी में, और इतना भी हानिकारक आपके लिए। 100 ग्राम पानी में इतने ग्राम लेड है, इतना भी हानिकारक है। क्या कहा है क्वेश्चन में, सेवरली कंटेमिनेटेड। देखो ना, सेवरली कंटेमिनेटेड, इतना भी हानिकारक है तेरे लिए, ये कह रहा है। तो जो मैं बात कर रहा था पीपीएम और पीपीबी बताते वक्त, उसका एप्लीकेशन देखो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली उठाया गया है, ऐसे ही नहीं बनाया गया है। एनसीईआरटी ऐसा नहीं करती, इसमें कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इस क्वेश्चन की, सच में है, ठीक है। तो परसेंट बाय मास आ गया। फिर बोल रहा है मोलैलिटी बताओ, मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। अच्छा, क्लोरोफॉर्म लिया गया, यहाँ पे लेड नहीं, क्लोरोफॉर्म है। तो मोलैलिटी बताना है, तो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म लेंगे अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। यस और नो बोलो। अब मुझे पता है मेरा क्लोरोफॉर्म का मास कितना है, 15 ग्राम है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्लोरोफॉर्म का मास कितना लोगे, 71 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 35.5। तो 0.5 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 119.5 आएगा, ये 119.5 आएगा। तो 15 अपॉन इसको 120 ले ले राउंड ऑफ करके, ठीक है, डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। 10 की पावर 6 सोल्यूशन का है, 10 की पावर 6 सोल्यूशन का है। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है तो माइनस कर देंगे, ग्राम में इतना आएगा। लेकिन सुनो, हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 की पावर 6 ही ले लेते हैं। मतलब क्या, मतलब ये 15/120 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम, किलोग्राम के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो सोल्व। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमको, 15/120 इंटू 1000, ठीक है, ये सुनो। तो 8 पे जाएगा ये, यस और नो, 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा तो 1/8000 आ जाएगा ये मोलर। इसको पूरा सोल्व कर लेना, 0.125 आ जाएगा, 0.125 1/8 आएगा, 0.125 बाय 1000 ये आ जाएगा, 0.125 बाय 1000। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। इस तरीके से क्वेश्चन करना था हमको, इस तरीके से करना था। बोलो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो कोई समस्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस के आपको फॉर्मूले दे दिए, जो कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन्स है वो बता दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब आपके ऊपर है, अब पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो। अब सुनो ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। कुछ बचा तो नहीं कोई क्वेश्चन, लेट मी चेक वंस। सब करा दिया है, सब हो गया है सब। अब सुनो, तो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर लिया। अगर मैं आज की क्लास की बात करूं, अगर मैं आज की क्लास की बात करूं, तो आज की क्लास के लिए हमने ये चारों टॉपिक कर लिए जो हमने प्लान किए थे। ये हमने देख लिया भाई क्या होता है, फिर हमने ये देख लिया, फिर हमने ये देख लिया, फिर ये देख लिया, ये सब हमने देख लिया है, ये सब हमने देख लिया है। अब आप क्या करोगे, इससे अगला टॉपिक आता है सोल्यूबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। वो मैंने ऑलरेडी टीच कर रखा है, बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटेटिवली। तो उस वीडियो को आप देखोगे, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसके अंदर पूरा हेनरी लॉ हम लोगों ने अच्छे से कवर कर रखा है। तो उसको आप देखोगे, समझोगे, फिर मैं अगली एक वीडियो लेकर आऊंगा हेनरी लॉ के आगे से, ठीक है, यस और नो, जिसके अंदर हम लोग रॉल्स लॉ वगैरह शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने हेनरी लॉ तक का सॉल्यूशंस पूरा कर लिया है, ठीक है। जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की या नीट एग्जाम की, उन सभी से मेरा निवेदन है ये वीडियो देखें। विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन टर्म कवर कर लिया है, ठीक है। मजा आया तो प्लीज प्रमोट करिए थोड़ा सा कंटेंट को, ठीक है। अपने स्कूल के सहपाठियों को दिखाइए कि
आप यहाँ से सीख सकते हैं काफ़ी यूनिक तरीके से कंटेंट को, ठीक है। और किसी भी प्रकार के डाउट रहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की डिटेल्स के अंदर मेरा मेल और मोबाइल नंबर है। जस्ट इन केस आप चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर कर दूँ यहीं पर, तो ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। यस और नो डाउट्स के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, डाउट डिस्कशन, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर बाद में। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया आप लोगों को। टेक केयर।